हेलो स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पेपर में आज हम सेकंड चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पोस्ट वॉर इंटरनेशनल ट्रेंड्स, यानी कि विश्व युद्ध के पश्चात सामने आने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में किस प्रकार की इंटरनेशनल ट्रेंड्स उस समय पर 1945 में जब ये ख़त्म हुआ तब देखे गए थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने उन सारी परिस्थितियों को समाप्त कर दिया जिन पर 19वीं सेंचुरी की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आधारित थी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालने वाले द्वितीय महायुद्ध के पश्चात तत्व और आधुनिक उभरती हुई प्रवृत्तियों का हम विवेचन करेंगे। हम इसको बिंदुवार ले लेते हैं चीज़ों को। पहला, यूरोपियन प्रभुत्व का अंत, यानी इस युग में यूरोप में अभूतपूर्व वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति हुई। यूरोपियन राष्ट्रों ने विशाल साम्राज्यों की स्थापना की। जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस की गणना जो है वो महान शक्तियों में, यानी कि बिग पावर्स में की जाती थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने इन यूरोपियन राष्ट्रों की इकोनॉमी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। युद्ध खत्म होने के बाद में इटली, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, ये सभी राष्ट्र द्वितीय श्रेणी की शक्तियां बनकर के रह गए, जो कि पहले टॉप लेवल पर माने जाते थे। विश्व का नेतृत्व यूरोप के हाथ से निकलकर अमेरिका और सोवियत संघ, यानी कि दो बड़ी सुपर पावर्स सामने आई, यूएसए और यूएसएसआर। दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड देखा गया, परमाणु युग का सूत्रपात। यूएसए ने एक वायुयान B-29 से 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम डाला। इससे हिरोशिमा की 90% इमारतें खत्म हो गईं। 7.5 लाख, यानी कि 7,50,000 लोग मारे गए। इस महासंहार के साथ में परमाणु युग का सूत्रपात हुआ। तो विश्व के सारे जो साइंटिस्ट थे उन्हें ये लगा कि इस अणु शक्ति के कारण मनुष्यों को एक सुपर पावर्स जो हैं वो मिल गई हैं। परमाणु हथियारों की सर्वनाश करने की सामर्थ्य के कारण मैक्स लर्नर इस युग को अति मारकता का युग भी कह गए। इसके बाद में तीसरे बिंदु के तौर पर हम देखते हैं एशिया और अफ्रीका का जागरण और संप्रभु राज्यों की संख्या में वृद्धि। यानी इस महायुद्ध के खत्म होने के बाद में ये देखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में राज्यों की संख्या पहले से बढ़ गई। उपनिवेशों के जल्दी आज़ाद होने से और बहुत से जो संपन्न राज्य थे वो अस्तित्व में आए। इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि 1945 के बाद में, यानी कि जैसे हमारा देश भी आज़ाद हुआ था 1947 में, तो एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश जो कि ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल की कॉलोनीज़ थे वो आज़ाद होने लगे। तो ये एक बात देखी गई इस दौरान। 1945 में संयुक्त राष्ट्र के संघ के जो सदस्य थे उनकी संख्या 51 थी, जो कि आज तो बढ़ कर के बहुत ज़्यादा हो गई है, 200 के करीब। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जो राष्ट्र थे उनमें स्वतंत्रता का सूर्य का उदय हुआ। इसलिए ये कहना उचित होगा यहाँ पर कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात मुख्य अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के जो सेंटर पॉइंट थे वो यूरोप में नहीं थे, बल्कि एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के जो नए उदित राष्ट्र थे वो थे। अगले बिंदु के तौर पर देखें साम्यवाद का विस्तार। इटली और जर्मनी साम्यवाद के कट्टर शत्रु थे, लेकिन उनकी पराजय के पश्चात मित्र राष्ट्रों में इतना कैपेसिटी नहीं थी कि वो साम्यवाद को पूर्वी यूरोप या एशिया में रोक सकें। जैसे जैसे जर्मनी मोर्चे पर हारता गया वैसे वैसे यूरोप में साम्यवाद का प्रवेश होता गया। बर्लिन के पतन होने तक सोवियत संघ की सेना ने पूर्वी यूरोप के समस्त देशों पर अधिकार कर लिया और वहाँ साम्यवादी सरकारों की स्थापना की। कालांतर में विश्व शांति एक महान चुनौती बन गई। पूंजीवादी देशों ने इस साम्राज्यवाद के विस्तार को रोकने की बहुत कोशिशें की, किंतु वे कुछ क्षेत्रों में ही सफल हो पाए। साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नई अवधारणा का विकास हुआ और विश्व युद्ध के पश्चात संसार के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थे
उनमें सबसे बड़ा जो इशू था, सबसे बड़ा जो चैलेंज था, वो ये माना गया कि किस प्रकार से साम्यवाद को रोका जाए, कैसे इस साम्यवाद के विस्तार को रोका जा सकता है। थैंक यू।